पूरी पृथ्वी पर ढूंढ लेंगे तो इनसे खतरनाक जीव कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऐसे ऐसे भोजन को ग्रहण करते हैं जो कि ना तो ये ग्रहण करते हैं ना तो ये ग्रहण करते हैं। कि कोई भी इंसान सुंदर या फिर बदसूरत किसे दिखाई देता है? दांत से दिखाई देता है। किसी का अगर दांत ऐसे करके बाहर है तो क्या बहुत बदसूरत दिखाई देता है, अगर ये दांत अंदर है तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। चूहे और छछूंदर की पहचान कैसे होती है? दांत से ही होती है। जो छछूंदर होते हैं उनके दो दांत बाहर निकले रहते हैं, चूहे के अंदर रहते हैं, नोज टीथ भी कहते हैं। और देखिएगा किसी का मान लो नाक पसरी हुई है, पसरी हुई है तो वो अलग बात है, वो मायने नहीं रखता है। किसी किसी कैसे पाया जाता है कि भगवान पता नहीं छोप छाप देते हैं, वो अलग बात है। जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल पीएसएस क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है आपका। बाबू आज इस वीडियो में जो भी लेकर आए हैं, जो पार्ट लेकर आए हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए कि आपको कहीं इसको मिस नहीं करना है, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो इस वाले पार्ट में हम पढ़ाने वाले हैं कि जंतुओं में पोषण कैसे होता है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी प्रकार के जीव हैं वो भोजन के लिए एक दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, लेकिन सिर्फ पौधों को छोड़कर, क्योंकि पौधे अपना भोजन के निर्माण खुद करते हैं, इसलिए वो स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कि सभी जीवों को अलग अलग प्रकार की भोजन की आवश्यकता होती है। कोई भी जीव एक जैसे भोजन नहीं करता है। जैसे इंसान हो गए वो मांस भी खाते हैं, शाकाहारी साग सब्जी भी खाते हैं, पेड़ और जितने भी गाय भैंस हैं ये भोजन के लिए पेड़ पौधों पर ही डिपेंड रहते हैं। और शेर बाघ हैं, ये क्या करते हैं? पेड़ पौधे तो खाएंगे नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं। तो इनको देखते हुए तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहले कैटेगरी है शाकाहारी को हम हर्बीवोर्स कहते हैं, मांसाहारी को कार्निवोर्स कहते हैं, सर्वाहारी को ओमनिवोर्स कहते हैं। तो शाकाहारी जीव में जितने भी जीव आएंगे, ऐसे जीव जो शाक मतलब समझ रहे हो ना, कि जो भी पेड़ पौधे हैं, साग सब्जियां हैं, उन्हीं को ये खाने वाले जीव आते हैं इसमें। तो शाकाहारी मतलब होता है ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना। तो साग सब्जियों को ग्रहण करने की प्रक्रिया जो भी होगी वो शाकाहारी होगी। अब शाकाहारी में जितने भी जीव आएंगे वो सब के सब साग सब्जी पेड़ पौधे यही खाते हैं। तो इसमें देखिएगा जो भी बकरी आ जाती है, आप देखे हुए हैं कि जो भी बकरी है और बैल है, बकरी है, भैंसे हैं, ये सब के सब क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ पादप को खाते हैं। मतलब जो प्लांट से भोजन निकलता है उन्हीं को वो ग्रहण करते हैं और उन्हीं से जीवन यापन करते हैं। ये तो हो गए आपके शाकाहारी। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं: बकरी, भेड़, गाय, भैंस, बैल, तोता, हिरण, खरगोश, टिड्डी आदि। बहुत सारे जीव हैं जो कि सिर्फ साग सब्जी ही खाते हैं। आप देखेंगे कि जो खेत में होता है ना, धान के खेत में, वो आपको टिड्डा दिखाई देता है, वो हरा हरा होता है, जिसको गाँव की भाषा में सुगा कहते हैं, सुग्गा या सुगा। अब चलते हैं मांसाहारी जीवों पर। मांसाहारी कौन से जीव होते हैं? वो भोजन के लिए क्या करते हैं? भोजन तो सभी जीवों को आवश्यकता होती है, तो जितने मांसाहारी जीव हैं वो सिर्फ मांस खाएंगे। मांस और हारी, मांस को ग्रहण करने वाले जीव मांसाहारी कहलाएंगे। अब इसमें जो भी जीव आएंगे वो हो गए शेर, बाघ, हिरण, शेर, बाघ, भेड़िया, सांप, बाज, गिद्ध, छिपकली, मेढक, गोह आदि। इतने सारे जीव आ जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मांस को ही खाते हैं। देखिए, क्या शेर को आपने कभी क्या दाल चावल खाते हुए देखा है? कभी नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। और बाघ भी हो गया, भेड़िया भी हो गया, सांप, भेड़िया बहुत खतरनाक होता है, ये जिंदों को खा जाता है। लेकिन जो शेर होता है, शेर जिंदों को नहीं, ये मरे हुए जीवों को खाता है। ये तो उनको मारकर तब खाएगा, लेकिन भेड़िया है जैसे पाएगा वैसे नोच के ये खा जाता है। सांप हो गया, बाज हो गया, गिद्ध हो गया, गो हो गया, छिपकली हो गई, ये सब के सब जीव क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ मांस ही खाते हैं, इसलिए इन सबको मांसाहारी जीव कहते हैं। अब सर्वाहारी जीव में पहुंचते हैं, तो ये जीवों को तो अलग अलग भागों में कैटेगराइज किए गए हैं। ये एक ही प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं, ये भी एक ही प्रकार करते हैं। और जो सर्वाहारी होता है ये इन दोनों को खा जाता है। मीन्स जो सर्वाहारी जीव होगा वो इतना खतरनाक होगा कि वो दोनों को खा जाता है, किसी को नहीं छोड़ता है। तो उसमें आपके कौन कौन से जीव आ जाते हैं? जैसे आपका मनुष्य हो गया, सबसे खतरनाक जीव आपके पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर ढूंढ लेंगे तो इनसे खतरनाक जीव कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऐसे ऐसे भोजन को ग्रहण करते हैं जो कि ना तो ये ग्रहण करते हैं ना तो ये ग्रहण करते हैं। अब बात आप खुद ही अनुमान लगा लो। अभी कुछ समय पहले चीन में कोरोना वायरस निकला था, और कोरोना वायरस में सारे जो चीन वाले होते हैं वो उनके सूप बनाकर पी जाते हैं। जो भी चमगादड़ का सूप होता है वो चमगादड़ का सूप बनाकर पी जाते हैं। और तो और बहुत सारी जीवों को वो खा जाते हैं, केकड़ा को, मछली और सांप को, ये इन सबको क्या करते हैं? वो खा जाते हैं, पता नहीं कैसे खा जाते हैं। और ये कुत्ता हो गया, कुत्ता क्या, ये तो दोनों जीव खाते हैं, दोनों को खाते हैं। मीन्स मांसाहारी को खाता है और शाकाहारी को भी खाता है। बिल्ली हो गई, ये भी दोनों को खाती है। छछूंदर हो गए, भालू हो गए, कौवा हो गए आदि। मतलब इसमें सर्वाहारी में बहुत सारे जीव ऐसे आते हैं जो कि इन दोनों जीवों को
खा जाते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर हम समझते हैं कि ये तो आपका भोजन ग्रहण करने का तरीका हो गया कि कौन से भोजन किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं, कौन सा जीव किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। अब देखते हैं कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। सबसे पृथ्वी पर सबसे स्मॉलेस्ट जो जीव है वो है आपका अमीबा। अमीबा में आप पोषण समझ लेते हैं तो ये एक कोष की जीव होता है। सबसे पहले ऐसे ही समझ लेते हैं कि अमीबा जो होता है वो एक कोष की जीव होता है। अब बाबू ये ध्यान देना कि अमीबा में कोई पाचन अंग तो पाया नहीं जाएगा, तो वो क्या करता है, भोजन तो ग्रहण करता है। तो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया फाइगोसाइट कहलाती है। ये क्या करते हैं, कूटपाद निर्मित करते हैं। उनके बॉडी में, उनकी बॉडी एक तो अनियमित होती है, मतलब किसी भी शेप में वो एग्जैक्ट नहीं रहती है, बदलती रहती है। तो इनमें क्या होता है, कूटपाद का निर्माण होता है और इसी कूटपाद से वो भोजन को ग्रहण करते हैं। ऑटोमेटिक ऐसे बनाएंगे कटोरा जैसे, जैसे यहाँ पर देख लो आपको, ये आपके भोजन है। लेकिन भोजन के रूप में क्या ग्रहण करते हैं, कुछ शैवाल डायटम्स और जीवाणु, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, उनको ये भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर ये भोजन है और यहाँ पर देखो थोड़ा सा ये मुंह बाया है और यहाँ पर थोड़ा सा और बाया है। तो ये भोजन को कूटपाद का निर्माण कर रहे हैं, मतलब भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया में कूटपाद का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर देखो पूरा का पूरा भोजन को ग्रहण कर लिया है। अब यही भोजन जो है आगे चल के रिक्तिका का निर्माण करेगा। जो रिक्तिका होती है वो आपका अस्थायी पेट कहलाती है। मीन्स अमीबा का वो अस्थायी पेट कहलाती है। जैसे एग्जाम में कभी पूछ लिया कि अस्थायी पेट का निर्माण किस जीव में होता है, तो आप इसको बता सकते हैं कि वो अस्थायी पेट का निर्माण सिर्फ और सिर्फ अमीबा में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना कि ये जो ग्रहण तो कर लिया भोजन, अब इसको ग्रहण करने के बाद इसको स्वांगीकरण अवशोषण करेगा। अवशोषित करने के बाद ये बहिक्षेपण कर देगा। अब यहाँ पर देखना एक चीज और कि अंतर्ग्रहण, भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। अब यही भोजन जब ये पचने लगेगा बॉडी में, हमारी बॉडी में पच जाएगा, मीन्स अमीबा के बॉडी में पच जाता है, तो ये पाचन कहलाता है। अब उसके बाद जब पाचन हो जाता है, पाचन होने के बाद बात आती है कि अवशोषण और स्वांगीकरण। भोजन को अवशोषित कर लेना, जो भी उसमें पोषक तत्व हैं उनको अवशोषित करके उनका अपने अंगों में लगा लेना, ये आपका अवशोषण कहलाएगा। और उसके बाद जब अंगों में अपने लगाएंगे, एक ही कोशिका होती है, अब एक ही कोशिका में कितना फैलाएगी, जैसे ही ये अवशोषण होगा तो वैसे ही तुरंत स्वांगीकरण भी हो जाता है। अब स्वांगीकरण के बाद अगली प्रक्रिया जो आती है वो बहिक्षेपण होती है। बहिक्षेपण में क्या करते हैं कि ये जो भोजन के अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, ये अपने सेल वॉल के द्वारा किनारे किनारे लाएंगे और इसको शरीर से बाहर कर देते हैं। ये तो हो गया अमीबा में पोषण। सेम ऐसे प्रोसेस होता है पैरामीशियम में भी, लेकिन पैरामीशियम में जो इसमें कूटपाद का निर्माण हो रहा है, पैरामीशियम में सिलिया का निर्माण होता है। सिलिया ये होता है, देखिएगा यहाँ पर एक इमेज बना दे रहे हैं अमीबा का, ये पैरामीशियम का एक इमेज है। ऐसे होता है, यहाँ पर इसके किनारे किनारे से हेयर लाइक संरचना आपको दिखेगी। तो ये जो होता है ये आपका सिलिया होता है। अब इसी सिलिया से क्या करते हैं, ये गति भी करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। पैरामीशियम सिलिया से गति भी करेंगे और भोजन को भी ग्रहण करने की प्रक्रिया भी करते हैं। तो यहाँ पर जो इनका माउथ है, ये आपका माउथ, ये उनका माउथ पार्ट है। और यहाँ पर कोशिकाएं होती हैं, रिक्तिका, बहुत सारी यहाँ पर छोटे छोटे स्मॉलेस्ट सेल भी होती हैं। अब ये क्या करेंगे, इसी कूटपाद से ये भोजन को पकड़ेगी और उसको अंतर्ग्रहण करेंगे। मतलब यहाँ पर बाकी सारी प्रक्रिया सिर्फ जो अमीबा होता है, अमीबा में कूटपाद द्वारा ये भोजन को पकड़ते हैं, लेकिन पैरामीशियम में ये सिलिया द्वारा भोजन को पकड़ते हैं। बस इनमें एक ही अंतर है कि यहाँ पर कूटपाद पकड़ेगा और यहाँ पर सिलिया पकड़ेगा, बस। और बाकी सारी प्रक्रिया जैसे अमीबा में हो रही है वैसे सेम प्रक्रिया पैरामीशियम में भी होती है, क्योंकि पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। तो जितने भी एक कोशिकीय जीव आते हैं उन सब में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया सेम होती है, सिर्फ उनमें भोजन पकड़ने की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कि मानव में पोषण कैसे होता है, मीन्स जो जंतु, जो जितने भी इंसान हैं उनमें भी पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। जंतुओं में पोषण, इसका पहला पार्ट है दांत। देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा कि कोई भी इंसान सुंदर या फिर बदसूरत किसे दिखाई देता है, दांत से दिखाई देता है। किसी का दांत ऐसे करके बाहर है तो क्या बहुत बदसूरत दिखाई देता है, अगर ये दांत अंदर है तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। चूहे और छछूंदर की पहचान कैसे होती है, दांत से ही होती है। जो छछूंदर होते हैं उनके दो दांत आगे बाहर निकले रहते हैं और चूहे के अंदर रहते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर दांत की जो स्थिति होती है वो पाया कहाँ पर जाएगा, मुख गुहा में। गुहा में होता है कोई भी खाली स्थान, गुहा में क्या होता है, कोई भी खाली स्थान जिसमें कुछ ना कुछ पाया जाएगा, तो मुख गुहा में आपका दो चीज पाया जाता है, एक जीभ पाई जाती है, एक दांत पाया जाता है। दांत बना होता है कठोर ऊतक का, जो बहुत ही सघन ऊतक होता है। ये दांत को पहले जो है हड्डियों का एक भाग माना जाता था, लेकिन अब जो है दांत को हड्डियों का भाग नहीं माना जाता, क्योंकि ये एक सघन ऊतक से बना होता है। दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। और दांत की जो क्षति होती है, दांत जब झड़ने लगते हैं किसी का, तो वो फ्लोरीन गैस के संपर्क में आ जाता है किसी न किसी चांस से, तो जिसकी वजह से वो दांत उनके झड़ने लगते हैं, गिर जाते हैं बहुत ही जल्दी। तो फ्लोरीन गैस कभी भी दांत के संपर्क में आएगी तो आपके दांत जो है गिरने लगते हैं।
दांत में दो भाग पाए जाते हैं, एक होता है इनेमल भाग, एक होता है डेंटाइन भाग। इनेमल भाग कैल्शियम एपेटाइट नामक क्रिस्टल से बना होता है। कभी भी आप दांत यदि उखड़ा होगा आपका तो देखे होंगे तो दांत कांच के जैसे थोड़ा सा दिखाई, उसके पार मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप में आपको दिखाई देता है, तो वो कैल्शियम एपेटाइट का क्रिस्टल होता है। यह शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ध्यान देना, ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, सबसे मजबूत भाग होता है आपका जबड़ा होता है। तो दांत में जो आंतरिक भाग होता है वो डेंटाइन होता है, ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। देखिए जो दांत का इनेमल भाग है, ये आपका बाहरी वाला भाग दिख रहा है आपको, ये लगभग 20 से 30% भाग को कवर करता है। और जो आपका ये डेंटाइन भाग है, ये लगभग 70 से 80% भाग को कवर करता है दांत का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दांत की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति के आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है दूध के दांत, दूसरा है अस्थायी दांत। दूध के दांत को हम मिल्क टीथ भी कहते हैं और स्थायी तक को परमानेंट टीथ भी कहते हैं। दूध के दांत जो होते हैं वो 12 वर्ष की आयु में झड़ने लगते हैं। ये छोटे छोटे बच्चों में पाए जाते हैं और ये इनकी संख्या ये जीवन में 2 बार उगते हैं, इसलिए इनको द्विबार दंती कहते हैं। जो भी छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें दूध के दांत पहले दिखाई देते हैं और वो बहुत ही सुंदर साफ दिखाई देते हैं, और इनकी संख्या टोटल होती है 20। ये जीवन में 2 बार उगते हैं, इसलिए इनको द्विबार दंती कहते हैं। अस्थायी दांत ये जीवन में 1 बार निकलते हैं, जीवन में 1 बार निकलते हैं, इसलिए इनको एक बार दंती कहते हैं। ये बूढ़े होने पर अक्सर टूट जाते हैं। मतलब जब भी कोई भी बूढ़ा व्यक्ति होगा उनके दांत क्या तो झड़ने लगते हैं, इसलिए उनके मुंह बिल्कुल पिचक जाता है, खपटा हो जाते हैं। जैसे अगर हमारे में अगर दांत निकल जाएगा तो हम भी ऐसे मुंह गाल फूला नहीं रहेगा, दांत ऐसे पिचक जाएगा, गाल पूरी तरह से पिचक जाएगा। परमानेंट दांत की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ये 1 बार ही जीवन में 1 बार निकलते हैं, ये 2 बार नहीं निकलते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं दांतों के जो प्रकार है संरचना के आधार पर उनको हम बताते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बाबू, आप ध्यान देना कि जो संरचना के आधार पर दांतों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। संरचना मीन्स बनावट के आधार पर इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है इंसाइजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 4, मीन्स 4 भागों में इनको डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं इनको। जो कृंतक होता है, कृंतक का काम क्या होता है? भोजन को काटना। पहले छोटे बच्चे में आप देखे होंगे कि भोजन को पहले क्या करते हैं? काटते हैं। कोई मान लो उनको रोटी अगर रोटी का टुकड़ा दे रहा है तो पहले क्या करेंगे? अच्छा काटेंगे, उसके बाद फिर अंदर ग्रहण करेंगे। तो उसका काम क्या है कि भोजन को पहले काटना। ये इसको हम नोज टीथ भी कहते हैं, क्योंकि नाक के जस्ट सामने ही पाया जाता है, इसलिए इसको नोज टीथ भी कहते हैं। और देखिएगा किसी का मान लो नाक पसरी हुई है तो वो अलग बात है, वो मायने नहीं रखता है। किसी किसी कैसे पाया जाता है कि भगवान पता नहीं छोप छाप देते हैं, वो अलग बात है। तो जिनकी नॉर्मल नाक है, मीडियम में है, तो ये इसलिए इसको हम नोज टीथ भी कहते हैं। हाथी की ये जो बाहरी दांत होता है, हाथी देखे होंगे कि 2 दांत ऐसे बाहर निकला हुआ रहता है, तो उन दोनों दांत को भी हम कृंतक दांत ही कहते हैं। लेकिन ये आप ध्यान देना कि उनको हम रदनक दांत नहीं कहते हैं, वो रदनक नहीं होते हैं, वो दरअसल कृंतक ही होते हैं जिनके आकार में वृद्धि होती है और वो बाहर निकल आते हैं। हाथी के दांत वो शत्रुओं से उनको रक्षा करते हैं और किसी छाल उल को चीरने या फिर फाड़ने का काम करते हैं। और देखते हैं अगला कैनिन दांत। कैनिन मिस होता है रदनक। रदनक का काम क्या है कि भोजन को काटना या फिर चीरना या फिर फाड़ना। भोजन को चीरना या फिर फाड़ना। आप देखेंगे कि जो गन्ना चूते हैं, गन्ना मिस ऊख चूते हैं, तो ऊख को पहले छीलने के लिए क्या करते हैं? किसका यूज करते हैं? आप रदनक का यूज नहीं करेंगे तो कृंतक यूज करेंगे तो आपका दांत ही टूट जाएगा, इसलिए आप रदनक का यूज करते हैं। उसको चीरते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो उसको काट काट के चूसते हैं। तो भोजन को ये चीरता है फिर फाड़ता है। कोई भी जो भी आप खाते हैं ये इसको चीरता है फिर फाड़ता है। ये दांत जंतुओं में अधिक विकसित होते हैं और शाकाहारी जंतुओं में कम विकसित होते हैं, मीन्स ये अविकसित होते हैं। ठीक है, ये पाए नहीं जाते हैं, मीन्स अनुपस्थित होते हैं। अब देखिए मांसाहारी जंतुओं में आप देखे होंगे कि ये वाला दांत जो होता है, शेर, बाघ, चीता के ये दांत आगे 2 निकले हुए रहते हैं। तो ये चारों दांत क्या करते हैं? भोजन को चीर फाड़ देते हैं। और शाकाहारी जंतुओं में ये अनुपस्थित होता है। शाकाहारी जंतुओं में गाय, भैंस, बकरी में ये दांत नहीं पाए जाते हैं। और इसको आई टीथ भी कहते हैं, क्योंकि ये आंख के जस्ट नीचे ही होता है, आंख के सामने ही पाया जाता है, इसलिए इसको हम आई टीथ भी कहते हैं। इनकी संख्या होती है 2 × 4 में 2 दांत ऊपर होते हैं, 2 दांत नीचे होते हैं, तो टोटल 4 दांत हो गए। अब जंगली सुअर में भी ये रत्नक बाहर निकले होते हैं। हाथी में कृंतक बाहर निकला होता है, लेकिन जंगली सुअर में रत्नक ही बाहर निकला रहता है, जिससे वो शत्रुओं को चीरते फिर फाड़ते हैं, शत्रुओं को मार देते हैं उसी दांत से। अब ये वाला समझ गए। अब देखते हैं प्रीमोलर क्या है। प्रीमोलर मतलब होता है अग्रचवर्णक, और इसमें मोलर भी आता है जिसको चवर्णक कहते हैं। प्रीमोलर अग्रचवर्णक मीन्स आगे वाला भाग को क्या कहेंगे? अग्रचवर्णक कहेंगे। और ये क्या करता है कि भोजन को चबाता या फिर पीसता है, चबाता या फिर पीसता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, बारीक टुकड़ों में तोड़ देता है। अब ये बच्चों में अनुपस्थित होता है, जैसे कि यहाँ पर हरे हरे हम तो बना दिए प्रीमोलर को। ये वाले दांत जो होते हैं बच्चों में अनुपस्थित होंगे, छोटे बच्चों में। जब भी आप ध्यान देना कि बच्चों में मोलर के 2 भाग पाए जाते हैं, 2 दांत मोलर के पाए जाते हैं, लेकिन ये अनुपस्थित रहता है इंसीजर दांत। आप भी जब भी देखे होंगे तो ये बीच वाला भाग उखड़ कर, मतलब बीच वाला दांत नहीं रहता है आपका, वो अंदर वाला दांत, ये दोनों दांत पाए जाते हैं, ये वाला अनुपस्थित होता है और ये वाले दोनों दांत पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम टीथ दांत भी कहते हैं,
चीक टीथ भी कहते हैं। चीक टीथ मतलब ये गाल पर ही पाए जाते हैं, मतलब गाल के ही अंदर पाए जाते हैं। इनकी संख्या होती है 4 × 2 = 8 होती है। मीन्स 4 दूनी 8। 4 दांत ऊपर रहते हैं, 4 दांत ऊपरी वाले जबड़े में रहेंगे और 4 दांत नीचे वाले जबड़े में रहेंगे। अगला देखते हैं मोलर का काम क्या है। मोलर का काम क्या है कि भोजन को चबाना या फिर पीसना। जो भी भोजन आप ग्रहण करते हैं पहले तो ये काटेगा और ये चीरेगा, ये फाड़ेगा, और उसके बाद इन दोनों का काम क्या है कि भोजन को पीसने का काम करते हैं। तो भोजन को चबाना या फिर पीसने का काम कौन करता है? चबानक दांत। ये बच्चों में 3rd मोलर अनुपस्थित होता है। मीन्स जो छोटे बच्चे हैं ना, आपको बताएं कि मोलर में भी 3 टाइप के पाए जाते हैं, 1st मोलर, 2nd मोलर और 3rd मोलर। तो बच्चों में 3rd मोलर ये अनुपस्थित होता है, 1st और 2nd मोलर ये प्रेजेंट रहता है। अब देखेंगे यहाँ पर ये मुख्य गुहा की आटा चक्की भी कहलाती है। जो आपको मोलर दांत है ये क्या कहते हैं? मुख्य गुहा की आटा चक्की कहलाती है। मीन्स ये भोजन को पीस देता है, बिल्कुल पीस देता है, जिसकी वजह से आपको निकलने में आसानी होती है, इसलिए इसको हम मुख्य गुहा की आटा चक्की भी कहते हैं। कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि मुख्य गुहा की आटा चक्की क्या कहलाएगी। मीन्स आटा चक्की का काम कौन करता है? तो आटा चक्की का काम कौन करता है? आपका मोलर दांत। ठीक है, वो आटा चक्की का काम करता है। और इसको हम अक्लदाड़ भी कहते हैं। अक्लदाड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 22 से 23 वर्ष की उम्र में निकलते हैं। 22 से 23 वर्ष की उम्र में कहा जाता है कि अक्ल आ जाती है, किसी सभी व्यक्ति को अक्ल आ जाती है, तो इसलिए उसको हम अक्लदाड़ कहते हैं। विजडम टीथ, और इसको अक्लदाड़ या फिर विजडम टीथ भी कहते हैं। इनकी संख्या टोटल होती है 6 × 2। मीन्स 6 दांत ऊपर रहेंगे और 6 दांत नीचे वाले जबड़े में रहेंगे। तो 6 हो गए 12, सॉरी यहाँ पर होंगे 6 दूनी 12 दांत होते हैं टोटल। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ और जानकारी देंगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि दांतों का जो दंत सूत्र है वो निकालते कैसे हैं, इसको हम सिखाने वाले हैं। देखिए कोई भी यहाँ पर आपको दांतों वाला पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको हम बीच में से इसको डिवाइड कर देते हैं आधा आधा। ठीक है, तो आधा भाग ये हो गया, आधा भाग वो हो गया। तो ये ऊपर वाले जबड़े का है, तो जब ऊपर वाले जबड़े का जब आधा निकाल लेंगे तो वो भी निकल आएगा, और जब ऊपर वाला निकल आएगा तो नीचे वाला भी आराम से निकल आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 दांत ये इंसाइजर के हो जाएंगे, और 2 दांत एक दांत कैनाइन के हो जाएंगे, 2 दांत प्रीमोलर के हो जाएंगे, और 3 दांत मोलर के हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे दंत सूत्र निकाला जाता है। यहाँ पर देखो इंसाइजर आई से IC, PR और यम, ICPM, इसको शॉर्टकट में से याद रखेंगे, ICPM। ठीक है, तो इसको हम निकालते कैसे हैं? आई कितना है? आई का देखिए संख्या, आई की संख्या 2 है। ठीक है, तो ऊपर कितना लिख देंगे? 2। और C की संख्या कितनी है? 1 है। PR की संख्या कितनी है? 2 है। और M की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, तो ऐसे ही निकालिए। जब ये ऊपर वाला हो गया और ऐसे नीचे वाला भी हो जाएगा, 1 2 1 2 1 2 3, 2 1 2 3, मतलब 2 1 2 3, 2 1 2 3। ये हो गया युवक का, मतलब जो बड़े एडल्ट व्यक्ति हैं उनका ये दंत सूत्र हो गया। और बच्चों में क्या होता है कि बच्चों में आपको बताया है कि ये वाला दांत अनुपस्थित रहता है, प्रीमोलर दांत अनुपस्थित रहता है, और इसमें ही सिर्फ 2 दांत पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 3rd मोलर दांत इसमें नहीं पाए जाते हैं। अब इसको निकालेंगे कैसे? ये देखिए फार्मूला, इसी फार्मूले की मदद निकालेंगे। तो आई की संख्या हो जाती है 2, और कैनाइन की संख्या हो जाती है 1, और ये वाला दांत अनुपस्थित रहता है क्योंकि प्रीमोलर है। प्रीमोलर आपको बताया था कि बच्चों में अनुपस्थित रहता है, तो ये प्रीमोलर अनुपस्थित रहेगा, तो इसकी संख्या हो जाएगी, ये ऊपर 2 दांत बच रहे हैं 1st और 2nd, क्योंकि ये भी अनुपस्थित रहता है बच्चों में, तो यहाँ इसकी संख्या भी हो जाएगी 2। तो जब ये 2 ऊपर जबड़े में हो जाएंगे तो 2 ऐसे नीचे भी जबड़े में हो जाएंगे। ठीक है, 2 1 0 2, ये टोटल बच्चों की संख्या हो जाती है। मतलब बच्चों में ये दंत सूत्र पाए जाते हैं, छोटे बच्चों में। अब देखेंगे कि चूहे में दंत सूत्र कैसे पाया जाता है। तो चूहे में जो दंत सूत्र पाया जाएगा वो देखिएगा आपका, ये आपके जो कैनाइन इंसाइजर हैं, इंसाइजर प्रेजेंट रहेंगे, कैनाइन एब्सेंट रहेंगे, प्रीमोलर भी एब्सेंट रहेंगे, और जो मोलर होता है ये तीनों संख्या में पाए जाते हैं। तो इंसाइजर जो होता है ये 1 पाया जाएगा, इंसाइजर 1 पाया जाएगा, कैनाइन और प्रीमोलर ये अनुपस्थित रहते हैं, इसलिए इनको 0 लिख देते हैं, और जो मोलर है ये 3 पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये इनके जो ऊपर वाले जबड़े में इतने पाए जाएंगे, तो नीचे वाले जबड़े में भी इतने पाए जाएंगे, 1 0 0 3। ये उनका, ये चूहों का दंत सूत्र है। अब देखेंगे कि खरगोश में कितने पाए जाते हैं। तो खरगोश में भी कुछ ऐसे ही पाए जाते हैं, जो इंसाइजर होता है ये प्रेजेंट रहता है, और कैनाइन चूंकि आपको बता दिए हैं कि जो कैनाइन होता है ये शाकाहारी जंतुओं में अनुपस्थित रहता है, तो इसलिए अनुपस्थित रहेगा इसमें। और प्रीमोलर जो है, प्रीमोलर की संख्या 2 पाई जाती है, और मोलर की संख्या 3 पाई जाती है। तो इसका निकलता कैसे है? तो यहाँ पर देखो इंसाइजर की संख्या है 2, और कैनाइन एब्सेंट रहेगा इसलिए 0 लिख देंगे। प्रीमोलर की संख्या 2 है, और मोलर की संख्या 3 है। ये हो गया खरगोशों का। तो यहाँ नीचे जब ऊपर जबड़े में इतने पाए जाएंगे, तो नीचे वाले जबड़े में भी पाए जाएंगे 2 0 2 3। ठीक है, अब ये तो हो गए। अब इनको हम गुणे 2 कर देते हैं, गुणे 2 कर देंगे तो इनकी टोटल संख्या यहाँ पर 32 आ जाती है। गुणे 2 कर देंगे तो टोटल संख्या 32 आ जाती है। यहाँ पर भी टोटल संख्या कितनी आ जाएगी? इसका गुणे 2 करेंगे, गुणे 2 करेंगे
तो 2 1 3 3 2 5 5 5 10 10 10 20 टोटल संख्या हो जाती है 20। यही होते हैं दूध के दांत भी। अब इनका कैसे कितना हो जाएगा, 1 3 1 4 4 4 8 8 दूनी 16, इनकी संख्या हो जाएगी टोटल 16। मीन्स चूहों में टोटल 16 दांत पाए जाते हैं। और जो खरगोश होता है, खरगोश में देखिएगा 3 2 5 2 7 7 दूनी 14 दूनी 28, टोटल इसमें कितने पाए जाते हैं, गुणे 2 करेंगे, इसमें गुणे 2 टोटल हो जाते हैं 28 दांत। ठीक है, गुणे 2 बराबर 16। तो ये उनका दंत सूत्र हो गया। तो उम्मीद है कि दंत सूत्र आपको समझ में आया होगा। तो अब इसी के बाद हम पाचन जब पढ़ाएंगे तो मुख्य गुहा से स्टार्ट करेंगे, आपको पूरा पूरा सॉल्व करते हुए चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।